गुड इवनिंग दोस्तों। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बातें करें तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था ऑडिट एंड ऑडिटर। उस चैप्टर में हमने एक सेक्शंस की भी बात की थी, सेक्शन 141। सेक्शन 141 इज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन का। एलिजिबिलिटी में हमने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जो सीए प्लस सीओपी जिसके पास है वो ऑडिटर हो सकता है। दूसरा हमने कहा कि पार्टनरशिप फर्म और इंडियन एलएलपी भी ऑडिटर हो सकते हैं। शर्त है कि मेजॉरिटी पार्टनर सीए प्लस सीओपी होने चाहिए और वो इंडिया में प्रैक्टिस करने चाहिए, और जो पार्टनर क्वालिफाइड है सिर्फ वही ऑडिट रिपोर्ट पे अपना साइन कर सकता है। इसके बाद हम लोग सेक्शन 141 के सब सेक्शन 3 में आ गए, जिसमें हमने कहा कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी का या ऑफिसर एम्प्लॉय का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति उसका पार्टनर या रिलेटिव किसी कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है, किसी कंपनी में या उसके एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, फेलो सब्सिडरी में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी एन ऑडिटर। लेकिन आपने रिलेटिव को एक छूट दी कि भैया रिलेटिव अप टू 1 लाख के फेस वैल्यू के शेयर होल्ड कर सकता है, सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। अगर उससे ज्यादा सिक्योरिटी होल्ड करता है तो 60 दिन के अंदर आप करेक्टिव एक्शन लीजिए। 60 दिन के अंदर आप करेक्टिव एक्शन लीजिए और इसको सुधारिए, नहीं तो 61st डे से डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या उसका पार्टनर या रिलेटिव कंपनी में उसके एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग या फेलो सब्सिडरी में इंडेटेड है 5 लाख से ज्यादा, या गारंटी दी है 1 लाख से ज्यादा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपका रिलेटिव डायरेक्टर या केएमपी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी में या उसकी एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, फेलो सब्सिडरी में बिजनेस रिलेशनशिप है तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स में आर्म लेंथ में कोई काम करते हैं तो इसको कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। या अगर आप परमिटेड सर्विसेज देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परमिटेड सर्विसेज देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे टैक्स कंसल्टेंसी, डीटी कंसल्टेंसी, जीएसटी कंसल्टेंसी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने फ्रॉड किया और कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन के 10 साल बीत गए हैं, तो आप ऑडिटर ऑफ अपॉइंट हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 20 से ज्यादा कंपनी ऑडिट नहीं लेगा, और अगर आप कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं तो भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऑडिटर नहीं हो सकते। ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा। मैंने आपको एक थंब दिया था कि आप इलस्ट्रेशन 7, 8, 9, 10 आईसीआई का बना लीजिएगा। होप सो कि आपने बना लिया हो। अगर आप सीरियस हैं, ये आपको जनवरी में पेपर देना है और पास होना है तो
तो आपने इलस्ट्रेशन बना लिया होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं, जो फिर से एक महारथी सेक्शन अपने आप में माना जाता है, सेक्शन 139, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ, जिसका नाम है बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। इसके अंदर आपको टोटल 11 सब सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 139 के अंदर टोटल 11 सब सेक्शन पढ़ने हैं। कुछ सेक्शंस बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, मिला जुला के इस सेक्शन में टोटल 11 सब सेक्शन पढ़ने हैं। कुछ सब सेक्शन छोटे से हैं, कुछ बड़े हैं, मिला जुला के सेक्शन 139 इंपॉर्टेंट है, 11 सब सेक्शंस पढ़ने हैं। तो चलिए एक बड़ा सेक्शन आज फिर हमने उठाया, 139, नाम है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट होने जा रहा है बेटा ऑडिटर का। अब ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर है, पहली बार ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, एक कंपनी पहली बार ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, या सबसीक्वेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम नंबर ऑफ टाइम्स अपॉइंट कर रही है। अगर हम फर्स्ट ऑडिटर की बात करें तो आपको कंपनी को डिवाइड करना होगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में। अगर हम बातें करें नॉन गवर्नमेंट कंपनी की तो सेक्शन 139 का सबसेक्शन 6 बोलता है कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। अच्छा एक चीज आप सुन लीजिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक मैजिक है कि जहां जहां हम बोर्ड बोलेंगे बीओडी, वहां वहां आप 30 डेज मान लीजिएगा। इस चैप्टर का ये मैजिक है कि जहां जहां मेरे मुंह से निकला हो बोर्ड, आप बोलिएगा 30 डेज, आंख बंद करके बोलिएगा, सही है। तो चलिए अगर हम क्या ऑडिटर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, बोल रहा है हाँ। नॉन कंपनी है क्या? हाँ। फर्स्ट ऑडिटर है क्या? हाँ। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ। तो अगर फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है तो सेक्शन 139 का सबसेक्शन 6 बोलता है कि फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट होगा, अपॉइंटेड बाय बोर्ड। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। विदिन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड जो है वो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। इफ फेल्स, अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाता तो कौन अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स। कितने दिन में? 90 डेज में। क्या बुला के? ईजीएम बुला के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के। तो फर्स्ट ऑडिटर है क्या? हाँ। नॉन गवर्नमेंट कंपनी है क्या? हाँ। तो फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करेगा इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अगर बोर्ड नहीं अपॉइंट कर पाता है फर्स्ट ऑडिटर, तो मेंबर 90 दिन के अंदर ईजीएम बुला के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे। वो जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर, वो कब तक रहेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, जब तक फर्स्ट एजीएम ना हो जाए। क्योंकि जब फर्स्ट एजीएम होगा तो एजीएम में तो ऑडिटर अपॉइंट होगा ही, क्योंकि हर एजीएम में 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है। दादा, डीए डीए दादा, डिविडेंड, डिविडेंड, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड अकाउंट, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड अकाउंट, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड अकाउंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड का डिक्लेरेशन और अकाउंट्स को एडॉप्ट करना, ये तो काम है ही। तो ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम मतलब फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का 30 दिन के अंदर बोर्ड नहीं कर पाया तो 90 दिन में मेंबर, 30 + 90 याद रखने के लिए। अब आते हैं बेटा फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर 139 सबसेक्शन 6
और गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर 139 सबसेक्शन 7। गवर्नमेंट कंपनी तो ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएनजी का अपॉइंटेड बाय का। कौन अपॉइंट करेगा? का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है तो सीएनएजी अपॉइंट करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन के 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर नहीं कर पाया तो फिर बोर्ड करेगा 30 दिन के अंदर। बोर्ड भी नहीं कर पाया तो फिर मेंबर करेंगे 60 दिन के अंदर। यानी 60 30 60 60 दिन के अंदर सीएनएजी नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड भी नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 60 डेज में 60 30 60। ये था फर्स्ट ऑडिटर। अब अगर बेटा हम लोग बात करें सबसीक्वेंट ऑडिटर की, अब हम लोग बात करें सबसीक्वेंट ऑडिटर की, तो सबसीक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है अगर तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अगर हम सबसीक्वेंट ऑडिटर की बात करें नॉन गवर्नमेंट कंपनी की तो सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऑडिटर will be appointed in first AGM and will hold office till the conclusion of 6th AGM। अगर हम लोग बात करें सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नॉन गवर्नमेंट कंपनी की तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है अपॉइंट होगा फर्स्ट एजीएम में। जब जैसे ही फर्स्ट एजीएम होगा तो आप सेकेंड अपॉइंट कर दीजिएगा सेकेंड ऑडिटर मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और ये कब तक रहेगा? अप टू 6th एजीएम मतलब 5 साल के लिए अपॉइंट होने जा रहा है। और जैसे ही वो अपॉइंट होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में, ये बात एडीटी 1 में सबमिट करना है आरओसी को 15 दिन के अंदर कि भाई हमारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है। एडीटी 1 सबमिट कीजिए। सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, जिस दिन अपॉइंट हुआ 15 दिन के अंदर आरओसी को बताइए। अगर हम लोग बात करें बेटा सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का कौन अपॉइंट करेगा? कार्क सीएनएजी विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होगा वहां से 180 दिन के अंदर सीएनएजी जो है अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। वो कब तक रहता है ऑफिस में? He will hold office till the conclusion of AGM of that financial। जिस फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। और जब उस साल का एजीएम होगा उस समय ऑडिट रिपोर्ट देके और फिर वो उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा। टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम ऑफ दैट जिस फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट हुआ उस फाइनेंशियल ईयर का जब एजीएम होगा तो ऑडिट रिपोर्ट देके और खत्म हो जाएगा उसका टेन्योर। एक प्रश्न है आपसे कि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का तो उसको अपॉइंटमेंट के बाद कौन सा फॉर्म आरओसी को सबमिट करना होता है? एडीटी 1 2 या कोई नहीं? फर्स्ट ऑडिटर अगर है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का तो उसको कौन सा फॉर्म अपॉइंटमेंट के बाद आरओसी को सबमिट करना होता है? कौन सा फॉर्म? तो उसको कौन सा फॉर्म आरओसी को सबमिट करना होता है अपॉइंटमेंट के बाद?
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, एडिटिव 1, 2 या नन? कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। एडीटी 1 तो बेटा सबसीक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का 15 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट का सबमिट करता है, और एडीटी 2 में तो हमने एप्लीकेशन देंगे सीजी को, अगर हम डायरेक्ट ऑडिटर को रिमूव करेंगे तो आंसर है नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? नन ऑफ दी अबव। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का कौन सा फॉर्म सबमिट करता है, तो आंसर है नन ऑफ दी अबव। एडीटी 1 तो सबसीक्वेंट ऑडिटर सबमिट करता है आरओसी को अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर। आगे बढ़िए। When in any company there is requirement of audit committee, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो ऑडिट कमेटी ही ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल मैटर डिसाइड करती है। अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी रखना मैंडेटरी है, तो ऑडिट कमेटी ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन सब तय करती है, रेकमेंड करती है। और नहीं है तो बोर्ड, नहीं है तो बोर्ड, है तो ये रेकमेंड करती है बोर्ड को। अगर बोर्ड उनके रेकमेंडेशन को अप्रूव कर देता है, तब तो मेंबर को नाम बता देता है कि भैया इनको ऑडिटर अपॉइंट करो। नहीं करता, डिसअप्रूव करता है, तो फिर ऑडिट कमेटी रिकंसिडर करेगी, फिर से कंसिडर करेगी मैटर को, और अगेन बोर्ड को बताएगी। बोर्ड अप्रूव कर दिया तो ठीक, और अगर बोर्ड डिसअप्रूव कर दिया तो अप्रूव कर दिया तो ठीक, रेकमेंड कर देगा, नहीं किया तो रीजन बताएगा कि क्यों डिसअप्रूव कर रहे हैं। एक लाइन में समझिए कि अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी रखनी जरूरी है, तो ऑडिट कमेटी ही ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, रेम्युनरेशन सब कुछ तय करती है, रेकमेंड करती है। नहीं रखना है कंपलसरी है तो बोर्ड। किन कमेटी को ऑडिट, किन कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी है सेक्शन 177 में? एवरी लिस्टेड, सारी लिस्टेड कंपनियों को बनानी होती है। उन पब्लिक कंपनियों को जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ या आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिवेंचर, डिपॉजिट 50 करोड़ या ज्यादा है, उनको ऑडिट कमेटी बनानी होती है। रोल क्या है ऑडिट कमेटी का? व्हाट इज द रोल? ये रेकमेंड करते हैं ऑडिटर का नाम, उसका रेम्युनरेशन बताते हैं, रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल्स को, ये सब काम है। आपके सिलेबस में नहीं है ऑडिट कमेटी, लेकिन ऑडिट कमेटी ये नाम बार बार यूज हुआ है, इसलिए किनको बनाना होता है हमने देख लिया। अब जिसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं आप, क्या उसका भी रिटन कंसेंट लेना जरूरी है कि वो ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है कि नहीं? हाँ, और उसे एक स्टेटमेंट में ले लीजिएगा जिसमें 3 बातें लिखी हुई। कंसेंट ऑफ ऑडिटर रूल 4 में ऑफ द कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल 14 बोलता है कि जिसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो उसका भी तो रिटन कंसेंट ले लो, उससे भी तो स्टेटमेंट ले लो कि वो ऑडिटर अपॉइंट होगा कि नहीं होगा, अपॉइंट होना चाहता है कि नहीं है। कंसेंट ऑफ ऑडिटर, उसका रिटन कंसेंट लीजिए, उसे एक सर्टिफिकेट लीजिए जिसमें 4 बातें लिखी होंगी। पहली बात, वो एलिजिबल है,
एलिजिबिलिटी है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट हुआ है, वो जो ऑडिट एक्सेप्ट करेगा वो विद इन द लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट है, और उसके अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग मैटर मिसकंडक्ट का ICI में नहीं चल रहा, उससे रिटन कंसेंट लीजिए और स्टेटमेंट लीजिए, स्टेटमेंट में 4 बातें पूछिए उससे, क्या 4 बातें, क्या वो उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या वो क्वालिफाइड है, डिसक्वालिफाइड तो नहीं, दूसरा उसका अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट हुआ है, तीसरा वो जो ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहा है वो विद इन द लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट है, और उसके अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग मैटर मिसकंडक्ट का ICI में नहीं चल रहा है। 4 बातें, वो एलिजिबल है, उसका क्वालिफिकेशन है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट हुआ है, वो जो ये ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है वो विद इन द 20 कंपनीज ऑडिट है, और उसके अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग मैटर मिसकंडक्ट का ICI में नहीं चल रहा। ले लिया आपने रिटन कंसेंट सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट कर लिए, उसके 15 दिन के अंदर ROC को ADT 1 सबमिट करके बता दीजिए, और अगर IFSC कंपनी है तो 30 दिन का समय है, 30 दिन के अंदर ROC को बता दीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 139 का सबसेक्शन 234, जिसमें हम बातें करेंगे रोटेशन की, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139 का सबसेक्शन 234 में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, रोटेशन। सेक्शन 139 का सबसेक्शन 2 आपसे मैक्सिमम टर्म और लेंथ की बात कर रहा है इंडिविजुअल और फर्म के केस में। एक इंडिविजुअल CA है, वो कितने साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है, 5 साल। अगर आपकी कंपनी पे रोटेशन एप्लीकेबल है तो एक ऑडिटर 5 साल के लिए ही इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट होगा, 5 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा, 5 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा। और अगर एक फर्म है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स के लिए वो अपॉइंट हो सकता है, 5 साल 5 साल, मतलब टोटल 10 साल। और उसके बाद 5 साल 2 बार काम करेंगे, फिर 5 साल आराम करेंगे, फिर 2 बार 5 साल काम करेंगे। चलिए देखें, अगर एक इंडिविजुअल है तो उसका एक टर्म होगा 5 साल का, 5 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा, कूलिंग पीरियड, कूलिंग ठंडे बस्ते में 5 साल काम करेंगे, 5 साल ठंडे बस्ते में आराम करेंगे। और अगर एक इंडिविजुअल है तो 5 साल, और 5 साल काम 5 साल आराम। और अगर फर्म है तो फर्स्ट टर्म 5 साल, सेकेंड टर्म 5 साल, और फिर कूलिंग 5 साल 2 बार, 5 साल 2 बार, और उसके बाद 5 साल आराम करेंगे। किन के ऊपर रोटेशन है भैया, किन कंपनी के ऊपर रोटेशन लगता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन, किन के ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल है, किन कंपनियों को रोटेशन लगता है। तो इसने कहा भैया लिस्टेड कंपनी, दूसरा सारी कंपनियां, OPC और स्मॉल को छोड़ के सारी कंपनियां, अगर अनलिस्टेड पब्लिक है तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो गया, तो प्राइवेट कंपनी है और पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो गया, तो ये जिनका पब्लिक बोरोइंग बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या डिपॉजिट 50 करोड़ हो गया तो रोटेशन लग जाएगा। लिस्टेड कंपनी या अगर अनलिस्टेड है
तो भैया इनमें से कुछ भी, अनलिस्टेड पब्लिक है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो गया तो, प्राइवेट है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ हो गया तो, या अदर कंपनी है, अदर, और आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर वगैरह डिपॉजिट बैंक से बोरोइंग 50 करोड़ या ज्यादा हो गया तो रोटेशन लग जाएगा। shall not appoint or reappoint an individual as an auditor for more than one term of 5 consecutive year। मतलब एक ऑडिटर, जिन भी कंपनी के ऊपर रोटेशन लगेगा बेटा, जिस भी कंपनी के ऊपर रोटेशन लगेगा वहां इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट होगा 5 साल के, 5 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा, 5 साल काम करेगा, 5 साल आराम करेगा, और फर्म का अपॉइंटमेंट होगा 2 consecutive 5 years 5 year 5 years 5 year 5 साल 5 साल 2 बार काम करेंगे, फिर 5 साल आराम करेंगे। ऑडिट फर्म एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन 2 term of 5 consecutive year, 2 से ज्यादा नहीं, 2 बार ही मैक्सिमम, 2 बार 5-5 साल। फर्म operating within same network shall also be disqualified as an auditor of same company for next 5 years। अगर सेम नेटवर्क में है, मतलब सेम ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, सेम कॉमन कंट्रोल है, कॉमन पार्टनर है, या सेम ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, तो अगर एक फर्म डिस्क्वालीफाई होगा तो जो भी कॉमन पार्टनर या कॉमन ब्रांड नेम है वो सब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिस समय ये हम डिस्क्वालीफाई होंगे। एग्जाम्पल देखो, एक फर्म है बेटा, नाम है फर्म का एबीसीएन कंपनी, वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है आरआईएल में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एबीसीएन कंपनी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है 5 साल के लिए। तो अगर ऑडिट ये फर्म है तो 2 बार अपॉइंट हो सकता है 5-5 साल। तो 2018 में अपॉइंटमेंट हुआ इनका, 18 से लेके 23 तक रहे, फिर 23 से लेके और 28 तक रहे। 28 के बाद इनका कूलिंग पीरियड है, उस दौरान ये नहीं रहेंगे ऑडिटर। एक दूसरा फर्म है जो है AXYN कंपनी, इसमें मिस्टर एक कॉमन है, यहाँ भी थे मिस्टर है, यहाँ भी है मिस्टर है, कॉमन पार्टनर। तो जब 2028 से 33 तक एबीसीएन कंपनी डिस्क्वालीफाई है तो ये फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्योंकि कॉमन कंट्रोल कॉमन पार्टनर हो गया ना। कॉमन पार्टनर मतलब सेम नेटवर्क हो गया। तो अगर एक फर्म डिस्क्वालीफाई है तो जो भी उसका पार्टनर किसी दूसरे फर्म में कॉमन पार्टनर है वो फर्म भी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना बेटा। वही बात बोल रहा है कि एबीसीएन कंपनी एक फर्म है जो 2018 में आरआईएल में ऑडिटर अपॉइंट हुई, तो 18 से 23 तक रहे ये 5 साल, फिर 23 से 28 तक रहे ये 5 साल, और 28 में ये हो गए डिस्क्वालीफाई। एक दूसरा फर्म है जिसका नाम है AXYN कंपनी, इसमें मिस्टर ए कॉमन पार्टनर है, तो ये फर्म भी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा ENY एक कंपनी है, उसका ब्रांड शेयर करते हैं स्टार बाटली बॉय और एबीसीएन कंपनी, ये दोनों इसका ब्रांड नेम यूज करते हैं। बाटली बॉय जो है आरआईएल में ऑडिटर अपॉइंट हुआ 2015 में, तो 15 से लेके 20 तक ये फर्स्ट टर्म रहे होंगे, 20 में इनका फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ 5 साल, 25 तक रहे होंगे, 2025 से 30 तक इनका क्या शुरू हो जाएगा, कूलिंग पीरियड, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर एक दूसरा ऑडिट फर्म एबीसीएन कंपनी ये भी ENY का ब्रांड नेम यूज करता है तो ये भी 2025 से 30 तक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये 2025 से 30 तक ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कॉमन पार्टनर है, कॉमन कंट्रोल है,
या कॉमन ब्रांड नेम यूज करते हैं, तो अगर एक फर्म डिस्क्वालिफाइड है तो दूसरा भी उस दौरान डिस्क्वालिफाई ही माना जाएगा। एक फर्म है बेटा एबीसी एंड कंपनी, ये ऑडिटर अपॉइंट हुए नेस्ले कंपनी का 2022 में, 22 से 27 तक ऑडिटर रहे, फिर 27 से लेके 32 तक ऑडिटर रहे, और 32 के बाद इनका कूलिंग पीरियड शुरू हो गया 37 तक, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। इनका एक पार्टनर, इसका एक पार्टनर मिस्टर ए जो फाइनेंशियल को सर्टिफाई किया था नेशनल कंपनी का और साइन किया था, वो 2031 में फर्म को छोड़ दिया और एक दूसरा फर्म ज्वाइन कर लिया एबीसीएन कंपनी। ये छोड़ दिया एबीसीएन कंपनी, दूसरा फर्म ज्वाइन कर लिया एकेएमएन कंपनी। तो ये जो दूसरी फर्म है जिसमें ये कॉमन पार्टनर बन गया और इसने सर्टिफाई किया था नेस्ले के फाइनेंशियल को ऑडिट रिपोर्ट साइन किया था, तो ये जो दूसरा फर्म है एकेएमएन कंपनी, ये भी 32 से 37 के लिए क्या मानी जाएगी? डिस्क्वालिफाइड। चलो बेटा, रोटेशन का 139 का सबसेक्शन 2, कोई भी इंडिविजुअल 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट होगा, और कोई भी ऑडिट फॉर्म 2 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट होगा, और उनके बाद उनको आराम करना होगा, कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाए। अगर आप सेम नेटवर्क में हैं, मतलब आपका कोई पार्टनर कॉमन है या सेम ब्रांड नेम यूज करते हैं, तो एक फर्म अगर डिस्क्वालिफाइड है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली उस टाइम पीरियड के लिए डिस्क्वालिफाई होगी। ऑडिटर अपॉइंटेड एट बोर्ड मीटिंग, मतलब फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है। ऑडिटर अपॉइंटेड एट बोर्ड मीटिंग विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, मतलब फर्स्ट ऑडिटर के केस में रोटेशन नहीं लगता। रोटेशन किसके लिए है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए। रोटेशन ऑडिटर अपॉइंटेड एट बोर्ड मीटिंग will not be covered under section 139 subsection 2, मतलब रोटेशन
सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे एप्लीकेबल है, फर्स्ट ऑडिटर पे नहीं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि क्या रोटेशन का प्रोविजन फर्स्ट ऑडिटर पे भी लगता है? आंसर है नो, रोटेशन का प्रोविजन सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे लगता है। इट मींस टर्म ऑफ फर्स्ट ऑडिटर विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टेन्योर फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन। सेक्शन 139 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि a company in general meeting by passing ordinary resolution can appoint joint auditor and can decide to apply rotation. कंपनी अपने जनरल मीटिंग में ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है या ये डिसाइड कर सकता है कि उनके ऊपर रोटेशन लगेगा। सेक्शन 139 का सबसेक्शन 4 बोलता है कि सीजी मेक्स द रूल अबाउट रोटेशन। रोटेशन के बारे में रूल कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके कितने सेक्शन सब सेक्शन हो गए बेटा सेक्शन 139 में? सब सेक्शन 6, 7, 1, 5, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब सेक्शन हो गए। आगे बढ़िए। सेक्शन 139 का सब सेक्शन 8 बोलता है कैजुअल वैकेंसी के बारे में। अगर गवर्नमेंट कंपनी है और कैजुअल वैकेंसी हो गई, कैजुअल वैकेंसी मतलब आपने ऑडिटर अपॉइंट किया और वो टेन्योर पूरा करने से पहले ही छोड़ के चला गया, मर गया, पागल दिवालिया हो गया और उसका ऑफिस खाली हो गया, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर किसी भी रीजन से अगर उसको ऑफिस खाली करना पड़ा तो इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो गवर्नमेंट कंपनी है, हाँ, कैजुअल वैकेंसी हुई है, हाँ, कौन फिल करेगा? काग। सीएनएजी विल फिल कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर काग कैजुअल वैकेंसी भर देगा। इफ फेल्स, नहीं भर पाया तो बोर्ड 30 दिन में, तो बोर्ड सेल्फ फिल द वैकेंसी इन नेक्स्ट 30 डेज। कैजुअल वैकेंसी हुई है गवर्नमेंट कंपनी में तो सीएनएजी भर देगा कैजुअल वैकेंसी को वैकेंसी के 30 दिन के अंदर। नहीं भर पाया तो बोर्ड, और आपको मैंने मैजिक बताया है इस चैप्टर में कि जहां जहां भी बोर्ड आएगा आंख बंद करके 30 दिन लिख दीजिएगा ऑडिटर चैप्टर में। तो काग 30 दिन के अंदर नहीं कर पाया तो बोर्ड 30 दिन में। अगर कैजुअल वैकेंसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में हुई है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो रीजन देखना पड़ेगा कि वैकेंसी क्यों हुई है। अगर वैकेंसी हुई है रेजिग्नेशन के कारण तो, और वैकेंसी हुई है एनी अदर रीजन, तो अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में वैकेंसी हुई है किसी दूसरे कारण से रेजिग्नेशन को छोड़ के, अदर देन रेजिग्नेशन, तो बोर्ड जो है 30 दिन में कैजुअल वैकेंसी भर देगा बेटा। कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज। रीजन रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई और रीजन है, मर गए, पागल दिवालिया हो गए, किसी और रीजन से हुआ है तो बोर्ड भर देगा 30 दिन के अंदर। रीजन अगर रेजिग्नेशन है तो, रीजन अगर रेजिग्नेशन है तो 30 दिन के अंदर बोर्ड रेकमेंड करेगा नेम ऑफ ऑडिटर। क्योंकि अगर ऑडिटर रिजाइन करके गया है भैया तो बड़ी बात है ना कि वो क्यों रिजाइन करके गया। तो अगर रिजाइन करके गया है तो बोर्ड नाम रेकमेंड करेगी मेंबर को 30 दिन के अंदर कि किनको ऑडिटर अपॉइंट करो, और मेंबर क्या करेंगे? इन नेक्स्ट 3 मंथ ओआर पास करके जनरल मीटिंग में और ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। कैजुअल वैकेंसी हुई है, 30 दिन के अंदर बोर्ड रेकमेंड करेगा नाम और मेंबर 3 मंथ के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। Such auditor, ऐसा ऑडिटर shall hold office till the conclusion of next AGM। कैजुअल वैकेंसी हुई है, अभी टेन्योर पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही ऑडिटर चला गया, तो जो ऑडिटर आएगा वो कब तक रहेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, जब तक एजीएम ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही एजीएम होगा ऑडिटर तो अपॉइंट करेंगे ना। सेक्शन 139 का सबसेक्शन 9 बोलता है
कि रिटायरिंग ऑडिटर में भी जो रिटायर कर गया ऑडिटर वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है। कब? जब वो डिस्क्वालीफाई ना हो, उसने कोई नोटिस नहीं दिया है जिसमें उसने अनविलिंगनेस जाहिर की हो। मतलब अगर रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है अगर डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो उसने कोई रिटन में अपना नोटिस नहीं दिया कि मैं अब ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना चाहता हूं, अनविलिंगनेस नहीं बताया है। तीसरा, कोई एसआर नहीं पास हुआ है जिसमें किसी दूसरे को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। मतलब रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, उसने अनविलिंगनेस नहीं जाहिर की है नोटिस देके, और एसआर पास करके किसी और को उसकी जगह में ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया गया। तो जो रिटायरिंग ऑडिटर है, अगर आपके ऊपर रोटेशन नहीं लगता तो बार बार उसको अपॉइंट कर लीजिए ऑडिटर, उसको फैमिली ऑडिटर बना लीजिए। सेक्शन 139 का सबसेक्शन 10 बोलता है कि if no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be. ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना था, एजीएम में नहीं हुआ, तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर वही कंटिन्यू करता रहेगा। 139 का सबसेक्शन 11 बोलता है कि if constitution of audit committee is necessary, अगर ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है तो बोर्ड को ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन मानना होगा। अगर ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है तो बोर्ड को ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन मानना होगा। यही था पूरा सेक्शन 139। सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना आज कंप्लीट करके, और इस पे बेस्ड जो भी इलस्ट्रेशन है आईसीआई के वो बना लीजिए, वो एक बार बना लीजिए। तो आपका इलस्ट्रेशन 2 3 ये सब बेस्ड है सेक्शन 139 पे। आज आप ये बना लीजिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन 139। आपका 141 और 139 सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए आज तक। कल के क्लास में छोटे छोटे सेक्शंस में जाएंगे। अब एक ही बड़ा सेक्शन बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो है सेक्शन 43। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय 9 बजे टॉपर्स के ऐप पे, चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।